नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रामीण ज्ञान धारा पर। हमारे YouTube चैनल का हैंडल नेम है @ग्रामीण ज्ञान धारा, यानी आप ये नाम सर्च करेंगे तो आपको अपना YouTube चैनल दिखाई दे जाएगा। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के MCQ या PYQ के बारे में। एक एक करके हम सभी टॉपिकों के MCQ या PYQ करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सरकार की शासन प्रणाली के बारे में, और इसका हम पहला टॉपिक करेंगे संसदीय शासन प्रणाली के बारे में, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो भी स्टेट PCS प्लस UPSC आदि में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ऑप्शन ए, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बी, यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। डी, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। आपके पास है 15 सेकंड। आप 15 सेकंड में जवाब बता सकते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? प्रश्न में क्या दे रखा है? पार्लियामेंट फॉर्म है जो गवर्नमेंट का, उसका प्रमुख लाभ क्या है? तो अब एक एक करके हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। गलत। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। गलत। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सही। ऑप्शन सी क्या होगा? सही, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। डी, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। तो इसमें पूछा है मंत्रिमंडल स्वरूप है सरकार का, उसमें अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए, सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऑप्शन बी, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऑप्शन सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। ऑप्शन डी, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है। आपके पास है 10 सेकंड। सही उत्तर बताइए क्या होगा? एक एक करके ऑप्शन देखते हैं अब। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोषों के लिए निष्पादित करना कठिन है। तो ये मंत्रिमंडलीय स्वरूप यानी कैबिनेट फॉर्म है गवर्नमेंट का, उसके सिद्धांत को अभिव्यक्त नहीं करता। ऑप्शन बी, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, यह भी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। तो सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, यह ऑप्शन एकदम सही होगा। ऑप्शन डी, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। तो दोस्तों आपको बता दूं, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना आवश्यक है और चारों ऑप्शनों को हमें इस तरह से विश्लेषण करना है कि यदि भविष्य में हो सकता है इस ऑप्शन की जगह दूसरा ऑप्शन दे दे,
तो हमें पता होना चाहिए ये तीनों तो नहीं होंगे, पहले हमने क्वेश्चन में कर रखा है, तो हमारा क्वेश्चन है आगे गलत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सरकार का आशय क्या है, यानी संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स ऑप्शन ए किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, ऑप्शन बी सरकार जिसके प्रमुख के पास नामात्र की शक्तियां हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो हम किस प्रकार की सरकार को संवैधानिक सरकार कहेंगे, प्रश्न में यह पूछ रखा है। आपके पास है 10 सेकंड, जल्दी से कीजिए। तो दोस्तों करते हैं हम एक एक ऑप्शन देख के। ऑप्शन ए किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, इसे हम संवैधानिक सरकार नहीं कहेंगे, ऑप्शन ए है गलत। ऑप्शन बी कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाममात्र की शक्तियां हों, यह भी संवैधानिक सरकार का आशय नहीं है। ऑप्शन सी कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, यह भी संवैधानिक सरकार का आशय नहीं है। डी कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, ऑप्शन डी राइट होगा। संवैधानिक सरकार उस सरकार को कहते हैं जो संविधान की सीमा के अंदर रहकर कार्य करती हो। अगला क्वेश्चन, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। इस क्वेश्चन में भी संवैधानिक सरकार का अर्थ पूछ रखा है। पिछला क्वेश्चन किसका था, आईएएस प्री 2021 का, और ये आईएएस प्री 2020 का, यानी दोनों साल लगातार क्या पूछ रखा है, संवैधानिक सरकार का अर्थ, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है। ऑप्शन ए विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। तो दोस्तों उत्तर क्या होगा, आपको मिलते हैं 10 सेकंड। आई होप दोस्तों आपने उत्तर कर लिया होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, प्रत्येक ऑप्शन से देखते हैं। विधानमंडल द्वारा सरकार, ये ऑप्शन सही नहीं है। लोकप्रिय सरकार यानी पॉपुलर गवर्नमेंट, ये भी सही नहीं है। बहुदलीय सरकार, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, ये भी सही नहीं है। सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट, ये सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, यानी परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, यानी क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता। तो ऑप्शन ए संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। बी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सी सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। डी सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कौन सी होती है, आपको देते हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड में क्वेश्चन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों एक एक ऑप्शन करके देखते हैं। ऑप्शन ए संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होना। तो दोस्तों आपको पता है यह ऑप्शन गलत होगा। सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं होता। किसका होता है, एक दल का। बी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो दोस्तों यह ऑप्शन सही होगा या गलत होगा, तो दोस्तों आपको पता है सरकार है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति। और किसके द्वारा हटाई जा सकती है, संसद के द्वारा ही हटाई जा सकती है। ऑप्शन बी सही है। भारत में आपको पता है सरकार संसद के किस अंग के प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
सी, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जाती है। नहीं दोस्तों, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित तो होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका भाग तो होता है, लेकिन उनके द्वारा हटाई नहीं जा सकती। हटाता कौन है? संसद। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो सही स्टेटमेंट कौन सा होगा? बी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे पहले कहां शुरू हुआ? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों आपको मिलती हैं 10 सेकंड। तो चलिए दोस्तों सबसे इजी क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली का जन्म कहां पर हुआ? ब्रिटेन में। ऑप्शन ए सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या पूछ रखा है? स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखा है। ए, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। ऑप्शन सी, भारत एक कुलीन तंत्र है। ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो दोस्तों आपको मिलते हैं 10 सेकंड। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। भारत का संविधान अध्यक्षात्मक है, यानी भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है क्या? तो दोस्तों आपको पता है नहीं है। ऐसा में किस देश में देखने को मिलता है? यूएसए यानी अमेरिका में। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, यानी ये भी स्टेटमेंट एकदम गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है। नोबल डेमोक्रेसी है क्या भारत में? नहीं है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है क्या भारत में? हाँ दोस्तों आपको पता है भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो ऑप्शन डी सही होगा। और ये कहां पर है? भारत में। भारत में स्टेट और सेंटर दोनों पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है। कथन नंबर 1, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। स्टेटमेंट नंबर 2, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न 2। तो दोस्तों पूछ क्या रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यानी संवैधानिक सरकार कौन सी होती है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर देता है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, यानी राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है क्या संवैधानिक सरकार? तो दोस्तों ऑप्शन ए या 1 गलत है। 2 नंबर, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, यानी इंडिविजुअल लिबर्टी पर क्या करती है? राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। क्या यह ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों हाँ बिल्कुल यह ऑप्शन राइट होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? केवल 2। केवल 2 कौन से में है? ऑप्शन बी में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वक्तव्य सत्य है? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछ रखा है कि इसमें कौन सा वक्तव्य सत्य है। वक्तव्य ए,
विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, बी विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों आपको मिलते हैं 10 सेकंड, बताइए क्या होगा। चलिए एक एक करके हम वक्तव्य देखते हैं। वक्तव्य ए, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो दोस्तों ऑप्शन ए गलत, बी विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, ऑप्शन बी गलत क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, ऑप्शन सी विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, सी भी गलत, डी राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, डी भी गलत, ऑप्शन होगा ई। तो दोस्तों आपको पता है न्यायपालिका को क्या शक्ति है, न्यायपालिका को यह शक्ति है कि यदि विधायिका या कार्यपालिका संविधान से बाहर काम करे या गैर संवैधानिक नियम बनाए तो उसे क्या कर देती है, रद्द कर देती है। तो चेक एंड बैलेंस इस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं, यानी संसदीय शासन प्रणाली का संस्थागत रूप पूछ रखा है या संस्थागत सिद्धांत कौन सा है। तो दोस्तों स्टेटमेंट 1 नंबर, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो दोस्तों आपको मिलते हैं 10 सेकंड, कीजिए क्या होगा उत्तर। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। तो दोस्तों संस्थागत रूप के सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा संसदीय शासन प्रणाली की कौन सी विशेषता है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों कैबिनेट मेंबर हैं वो पार्लियामेंट मेंबर भी होते हैं। तो ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन बी, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है यह भी सही है, मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। तो 2 नंबर स्टेटमेंट भी सही, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। क्या यह सही है? तो दोस्तों आपको पता है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष हो यह कोई आवश्यक नहीं है। तो 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 कौन से में है, ए में। तो ऑप्शन ए। संसदीय प्रणाली में दोस्तों बताइए वास्तविक प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों आपको पता है संसदीय प्रणाली में वास्तविक प्रमुख कौन होता है, पीएम प्रधानमंत्री। और दोस्तों संसदीय प्रणाली कहां से अडॉप्ट की गई है, यानी कौन से देश से। तो दोस्तों सही उत्तर क्या कौन सा होगा, ब्रिटेन से। ये 2 क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, संसदात्मक शासन व्यवस्था में कौन सी चीज शामिल है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में। ऑप्शन ए, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। आपको दिए जाते हैं 10 सेकंड, कीजिए। तो दोस्तों चलिए करते हैं एक एक ऑप्शन से। न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण गलत, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण गलत, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण क्या होगा बताइए, गलत होगा या सही, यह भी गलत। अगला विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये सही, क्योंकि दोस्तों आपको पता है पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कार्यपालिका है
वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। किसके प्रति? विधायिका के प्रति। तो विधायिका का किस पर नियंत्रण हो गया? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण हो गया। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। कारण आर, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों ए तथा आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, दोनों ए तथा आर सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो दोस्तों कौन सा होगा? आपको दिए जाते हैं 10 सेकंड। चलिए दोस्तों करते हैं हम अभिकथन और कारण से। तो दोस्तों अभिकथन और कारण दे रखे हैं और इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले देखते हैं हम अभिकथन सही है या गलत है, कारण सही है या गलत है, और ये भी जांच करते हैं कि अभिकथन है वो कारण द्वारा सत्यापित किया जाता है या नहीं, या कारण है वो अभिकथन की पुष्टि करता है या नहीं। तो दोस्तों अभिकथन ए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। तो दोस्तों अभिकथन ए सही है, राज्य की कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है। कारण देखते हैं हम, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, कारण भी सही है। और दोस्तों अब देखते हैं अभिकथन की पुष्टि करता है क्या? कारण अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, यह पुष्टि करता है किसकी? राज्य की कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने। तो संसद के है वो कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या करती है? कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद करती है, और यह राज्यों को आदेश दे सकती है कि भाई ये हमारे नियम या कानून है उसका पालन करवाया जाए। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षण क्या हैं? 1 नंबर, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। 2 नंबर, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। 3 नंबर, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। 4 नंबर, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी 2, 3, 4, डी सभी चारों। तो दोस्तों भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण यानी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया के बेसिक कैरेक्टर्स क्या हैं? आपको मिलते हैं 10 सेकंड। चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक स्टेटमेंट से। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, क्या यह सही है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है क्या भारत? तो दोस्तों आपको पता है ना हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो सही है ए। बी, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है क्या? हमने पीछे क्वेश्चन में देखा है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, बी भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, तो दोस्तों आपको पता है हम भारत के लोग, भारत को एक, इससे क्या पता चलता है कि सर्वोच्च सत्ता किस में है? भारत की जनता में। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है या सेंट्रलाइज पावर का प्रावधान करती है क्या? यह है। तो दोस्तों आपको पता है यह सेंट्रलाइज पावर का प्रावधान नहीं करती केवल, तो ऑप्शन 4 गलत है। सही क्या होगा? 1, 2, 3। 1, 2, 3 किस में है? बी में। किस में है? बी में। इसके अलावा क्या क्या लक्षण है? स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व आदि क्या है? भारतीय संविधान की राजनीतिक व्यवस्था की मूलभूत संरचना के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन, उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां, यानी इसमें पूछ रखा है कि कौन सा देश है जहां पर आनुपातिक
प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है, यानी किस तरह का आदेश हो जहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए, कोई आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन बी, द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। ऑप्शन सी, पहला आए सब ले जाए यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति प्रचलित है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण हो। दोस्तों आपको मिलती है 10 सेकंड। चलिए दोस्तों एक एक ऑप्शन से देखते हैं। तो दोस्तों कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। जहां पर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है वहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। लेकिन इसमें क्या पूछ रखा है? आवश्यक नहीं है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है यानी 2 पार्टी सिस्टम डेवलप हुआ है, वहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक है नहीं है। तो ऑप्शन बी होगा सही। सी, पहला आए सब ले जाए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति प्रचलित है, वहां पर क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक है, लेकिन इसमें क्या पूछ रखा है? नहीं है। तो ये ऑप्शन होगा गलत। डी, राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है, तो वहां पर भी आवश्यक है, लेकिन इसमें क्या पूछ रखा है? नहीं है। तो ये गलत होगा। भारत में क्या है? भारत में राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है, आपको पता है ना। तो यहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा बी, जहां पर द्विदलीय प्रणाली 2 पार्टी सिस्टम डेवलप हुआ है वहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, ये दे रखा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में देश स्वतंत्र है। ऑप्शन सी में देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। ऑप्शन डी, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो चलिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड। आपको बताना है कि रिपब्लिक भारत कैसे है, यानी इसकी रिपब्लिक की विशेषता किससे निर्धारित होती है। चलिए एक एक ऑप्शन से देखते हैं। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। हमारे राज्य का अध्यक्ष कौन है? यहां राज्य से या देश से है, तो राज्य का अध्यक्ष है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है या नहीं? तो सही ऑप्शन है ए, इलेक्टेड होता है। और यह क्या है? एक गणतंत्र की विशेषता है। गणतंत्र में वंशानुगत हेरिडेटरी नहीं होता, इसमें इलेक्टेड होता है। ऑप्शन बी, देश स्वतंत्र है। ऑप्शन सी, एक देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। ऑप्शन डी, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। ये तीनों गणतंत्र की विशेषता नहीं बताते। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, यानी सभी मामलों में। ऑप्शन बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन डी, भारत राज्यों का संघ है। तो दोस्तों आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि क्या उत्तर होगा? इसमें उत्तर होगा सी, भारत में हेरिडेटरी रूल नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, यह भी गणतंत्र को नहीं बताता। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, यह भी गणतंत्रीय व्यवस्था को नहीं बताता। भारत राज्यों का संघ है, यह भी गणतंत्रीय व्यवस्था को नहीं बताता। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, हेरिडेटरी रूलिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ के अध्यक्ष को, देश के अध्यक्ष किसे, राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? इलेक्टेड किया जाता है। आप देखिए इसमें बता रखा है ना, इलेक्टेड यानी निर्वाचित किया जाता है। तो यह व्यवस्था है। और जहां पर हेरिडेटरी वंशानुगत शासन है वहां पर गणतंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चूज कीजिए। कथन एक, भारतीय गणतंत्र है कारण भारत में संवैधानिक संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन करता है। कूट
ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। कूट बी, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। कूट सी, ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। दोस्तों आपको मिलती है 10 सेकंड, पीछे ये क्वेश्चन कर चुके हैं। आशा करता हूं आप सभी सही जवाब देंगे। चलिए हम कथन व्याकरण को देखते हैं। कथन भारतीय गणतंत्र है, इंडिया इज ए रिपब्लिक। तो दोस्तों पीछे मैं आपको बता चुका हूं इंडिया रिपब्लिक है, तो सही होगा। क्या होगा? कथन सही होगा। कारण भारत में संविधान संघ है तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन है, तो कारण भी सही है। भारत में संविधान संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन करता है। तो संविधान क्या करता है? संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन। लेकिन दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं। ये तो दो ऑप्शन में दिए हैं, ए में भी है, बी में भी है, तो सी और डी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन में से हमें पता करना है ए आर की सही व्याख्या या करता है या नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था गणतंत्र की क्या व्यवस्था है, गणतंत्र की सॉरी क्या विशेषता है कि जो अध्यक्ष है देश का वो क्या किया जाता है? इलेक्टेड होता है। दोबारा आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, इलेक्टेड निर्वाचित। तो दोस्तों ये विशेषता है, तो कारण है वो कथन की पुष्टि नहीं करता, तो ये ए गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? बी। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आया समझ में? दोस्तों आप बताइए भारतीय संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन जो संघ और राज्यों के बीच में है वो कौन से भाग में बताई गई है? संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन दिया गया है? तो दोस्तों आपको पता होगा, नहीं पता तो मैंने हेडिंग है भाग की, उसमें अनुच्छेद है वो बता रखे हैं, वो याद कर लीजिए। आपको लगभग क्वेश्चन उससे 16 होते दिख जाएंगे। तो दोस्तों भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन दिया गया है। अनुच्छेद 245 से 263 तक। आप साथ में यह भी याद कर दीजिए, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन दिया गया है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में संसदीय व्यवस्था के कार्यकरण में मूल समस्या उत्पन्न होती है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में, उसके फंक्शनिंग में क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है, यानी क्या बार बार सामने आ रहा है कि संसदीय व्यवस्था सही से नहीं चल पाती। ऑप्शन ए, सशक्त एवं जीवनक्षम दलीय व्यवस्था के अभाव के कारण। ऑप्शन बी, कुशल एवं स्वतंत्र नौकरशाही के अभाव के कारण। ऑप्शन सी, स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानों के अभाव के कारण। ऑप्शन डी, दुर्बल कार्यपालिका के कारण जो कि इसकी विधानमंडल पर निर्भरता के कारण है। तो दोस्तों आपको मिलती है 10 सेकंड। आइए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, यदि आप संसदीय व्यवस्था के बारे में जानते हैं और सरकार के बारे में जानते हैं, थोड़ा सिस्टम के बारे में जानते हैं, तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो एक एक ऑप्शन करके देखते हैं। सशक्त एवं जीवनक्षम दलीय व्यवस्था के अभाव के कारण। तो दोस्तों यह ऑप्शन सही होगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत होंगे। कुशल एवं स्वतंत्र नौकरशाही का अभाव नहीं है हमारे देश में, संवैधानिक प्रावधानों का अभाव नहीं है कि स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट है। डी, दुर्बल कार्यपालिका की समस्या नहीं आती, तो यह भी गलत है। तो सही ऑप्शन होगा ए। भारत में संसदीय व्यवस्था के कार्यक्रम में मूल समस्या सशक्त एवं जीवनक्षम दलीय व्यवस्था के अभाव के कारण उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल साधारणतः सत्तारूढ़ रहता है। ऑप्शन ए, एक निश्चित अवधि तक। ऑप्शन बी, जब तक कि उसे विधानमंडल के लोकप्रिय सदन का विश्वास प्राप्त रहता है। ऑप्शन सी, जब तक उसे राज्याध्यक्ष का विश्वास प्राप्त रहता है। डी, जब तक उसे निर्वाचक गण का विश्वास प्राप्त रहता है।
सही ऑप्शन क्या होगा? बड़ा ही इजी क्वेश्चन, आपको मिलते हैं 10 सेकंड। तो चलिए करते हैं एक एक ऑप्शन देख के। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कैबिनेट की समयावधि पूछ रखी है, कब तक वह सत्ता पर बना रह सकता है? एक निश्चित अवधि तक, आपको पता है एक निश्चित अवधि यानी कितनी है? 5 साल, उस तक तो रह सकता है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखते हैं कौन सा ज्यादा सटीक है, जब तक उसे विधानमंडल के लोकप्रिय सदन का विश्वास प्रस्ताव। तो सही ऑप्शन होगा बी। तो मंत्रिमंडल जब तक उसे विधानमंडल के लोकप्रिय सदन का विश्वास प्राप्त है, तब लोकप्रिय सदन कौन सा है? हमारे लोकसभा, LS लोकप्रिय सदन है, उसमें विश्वास प्राप्त रहता है, तब तक मंत्रिमंडल सत्तारूढ़ रहता है। तभी आपको दोस्तों पता होगा सरकार क्या लाती है? सरकार विश्वास प्रस्ताव लाती है, और विपक्ष कौन सा प्रस्ताव लाती है? अविश्वास प्रस्ताव लाती है। यह चेक करने के लिए कि लोकसभा में विश्वास प्राप्त है या नहीं मंत्रिमंडल को। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? ए धर्मनिरपेक्ष राज्य, बी संसदीय पद्धति की सरकार, सी संघीय नीति, डी राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। बड़ा ही इजी क्वेश्चन, 10 सेकंड मिलते हैं आपको। तो दोस्तों देखते हैं एक एक ऑप्शन करके। भारतीय राजनीतिक पद्धति में क्या शामिल है? सेक्युलर स्टेट या धर्मनिरपेक्ष राज्य, सही है। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, आपने पढ़ा होगा पंथ निरपेक्ष शब्द या धर्मनिरपेक्ष शब्द। संसदीय पद्धति की सरकार हम पीछे करते ही आ रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यह भी भारतीय राजनीतिक पद्धति की विशेषता है। संघीय नीति, यूनियन पॉलिसी, यह भी विशेषता है। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था, ये नहीं है भारत में। भारत में किस प्रकार का शासन है? तो संसदीय शासन भारत में है, और ये किस देश में देखने को मिलता है? USA में। अगला क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल के मंच पर किसी मंत्री के प्रस्ताव के पराजित हो जाने की दशा में। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें यदि कोई मिनिस्टर है वो प्रपोजल लाता है, किस पे? फ्लोर पर, तो वो यदि फेल कर जाता है प्रपोजल तो क्या होता है? ऑप्शन ए, सरकार एक साधारण अविश्वास प्रस्ताव की प्रतीक्षा करती है, बी प्रधानमंत्री द्वारा संबंधित मंत्री को डांटा जाता है, सी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया जाता है, डी संपूर्ण मंत्री परिषद त्यागपत्र देती है। आपको मिलती है 10 सेकंड। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, यदि आपने कभी संसद की डिबेट देखी होगी, आपको पता है दोस्तों कि यदि कोई प्रपोजल लाया जाता है या विधेयक लाया जाता है या कोई प्रस्ताव लाया जाता है, तो 2 प्रकार से लाया जाता है। एक तो लाता है सरकारी प्रस्ताव, एक गैर सरकारी। सरकारी किसे कहते हैं? जब कोई मंत्री लाता है तो उसे सरकारी, और जब कोई संसद का अन्य सदस्य लाता है तो उसे गैर सरकारी कहा जाता है। तो ये मंत्री लाता है, इसके बारे में बात की गई है क्वेश्चन में। तो दोस्तों आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखते हैं पहला स्टेटमेंट, सरकार एक साधारण अविश्वास प्रस्ताव की प्रतीक्षा करती है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्ष। तो दोस्तों ये गलत होगा। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री द्वारा संबंधित मंत्री को डांटा जाता है, बी भी गलत होगा। मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया जाता है, सी भी गलत होगा। संपूर्ण मंत्री परिषद त्यागपत्र दे देती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संपूर्ण मंत्री परिषद त्यागपत्र देती है। तो दोस्तों यही सामूहिक उत्तरदायित्व कहलाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व कि किसी भी मंत्री द्वारा लाया गया प्रस्ताव पास होना संसद में अनिवार्य है। यदि वह गिर जाता है तो सरकार ही गिर जाती है। तो दोस्तों आप बताइए, ये कौन से अनुच्छेद में ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व कार्यपालिका का बताया गया है कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, अनुच्छेद 75(3). कौन सा अनुच्छेद? 75(3). दोस्तों आप
जो मैंने भाग बता रखे हैं उसमें जो अनुच्छेद बता रखे हैं वो आप अवश्य देखना, ताकि उनकी हेडिंग याद हो जाए आपको और उसके अंदर जो अनुच्छेद आ रहे हैं वो भी याद हो जाए। उससे आपको लगभग क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं या विशेषता नहीं है? शक्तियों का संकेंद्रण यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऑप्शन नंबर 1, 2 न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन 3 लिखित संविधान यानी राइटन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आपको 10 सेकंड देते हैं, इसमें क्वेश्चन कर दीजिए आप आराम से पढ़ के। आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, बस सीधा सा मुद्दा यही है। शक्तियों का संकेंद्रण, तो दोस्तों क्या होगा, नहीं पूछ रखा है तो ये ऑप्शन गलत होगा 1 नंबर। 2 नंबर न्यायिक पुनरावलोकन, ये ऑप्शन सही होगा, ये विशेषता नहीं है। राइट लिखित संविधान, तो ये भी इसका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये विशेषताएं हैं शक्तियों का संकेंद्रण और लिखित संविधान, ये दोनों विशेषताएं संसदीय शासन प्रणाली की हैं, जबकि ये न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व है? संविधान का लचीलापन, कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता। तो दोस्तों आपको मिलते हैं 10 सेकंड, आप कीजिए क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ए, संविधान का लचीलापन, यह संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व है। कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, क्या यह होगा? तो दोस्तों ये अविच्छिन्न तत्व नहीं है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता ये अविच्छिन्न तत्व है और संसदीय संप्रभुता यह भी अविच्छिन्न तत्व है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है? संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण कौन सा नहीं पूछ रखा है। ऑप्शन ए, विधायिका और कार्यपालिका का सम्मिश्रण, नाममात्र का राज्याध्यक्ष, सामूहिक उत्तरदायित्व, निश्चित कार्यकाल। आवश्यक गुण कौन सा नहीं है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड। तो दोस्तों संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण विधायिका और कार्यपालिका यह का सम्मिश्रण यह आवश्यक गुण है, तो यह नहीं होगा। नाममात्र का राज्याध्यक्ष, नाममात्र का होता है, वास्तव में पावर किसके पास होती है? पीएम के पास, तो यह भी नहीं है। यानी ये स्टेटमेंट एकदम सही है, संसदीय प्रणाली का गुण है ये, लेकिन इसमें क्या पूछ रखा है, कौन सा गुण नहीं है? 3 नंबर सामूहिक उत्तरदायित्व, यह भी सही है, संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है, तो ऑप्शन में नहीं पूछ रखा है इसलिए यह नहीं होगा। और निश्चित कार्यकाल ये सही है। आवश्यक गुण संसदीय शासन प्रणाली का यह नहीं है कि निश्चित कार्यकाल हो, यह आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, संसदीय सरकार में राज्याध्यक्ष होता है निर्वाचित प्रतिनिधि, वंशानुगत व्यक्ति, मनोनीत व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं, यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हेरिडेटरी पर्सन और नॉमिनेटेड पर्सन। तो दोस्तों आपको पता है भारत में किस प्रकार का आता है? भारत में इलेक्टेड, ब्रिटेन में हेरिडेटरी, तो इनमें से कोई भी, ऑप्शन सही होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसमें सक्सेस होने के लिए आदर्श स्थिति कौन सी है, यानी आइडियल कंडीशन। ऑप्शन ए, एक प्रधान दल व्यवस्था का होना, ऑप्शन बी द्विदलीय व्यवस्था का होना, ऑप्शन सी एक दलीय व्यवस्था का होना, ऑप्शन डी बहुदलीय व्यवस्था का होना। आदर्शतम स्थिति कौन सी है? तो दोस्तों आदर्शतम स्थिति है संसदीय शासन प्रणाली की द्विदलीय व्यवस्था होना, ये आदर्शतम स्थिति है। इसके अंदर क्या होता है? एक दल होता है वो पावर में होता है, यानी उसकी सरकार होती है, और विपक्ष में एक दल होता है विपक्षी दल जो इसे बैलेंस करे रखता है, यानी इसकी आलोचना करता है
यदि यह गलत कार्य करता है तो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल संस्थात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है, यानी इसमें कौन सा पद है वो केवल और केवल पार्लियामेंट्री फॉर्म में पाया जाता है गवर्नमेंट की। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी किंग राजा। तो दोस्तों आपको पता है संस्थात्मक शासन व्यवस्था में मुख्य क्या होता है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। तो दोस्तों आपको उत्तर बता दूं, सही उत्तर होगा सी प्राइम मिनिस्टर। पीएम संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन, संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है। दोस्तों आपने बार बार सुना होगा कि राष्ट्रपति किस किस शपथ दिलाते हैं, पद व गोपनीयता की। तो इसमें जो गोपनीयता होता है वो क्या होता है, गोपनीयता से क्या आशय है। ऑप्शन ए मंत्रिमंडल की बैठक का समय तथा तिथि सार्वजनिक रूप से बताए नहीं जाते। ऑप्शन बी मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्रवाई से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। सी प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों से गोपनीय सलाह करता है और निर्णय लेता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा, आपको मिलती है 10 सेकंड। तो दोस्तों आपको बता दूं उत्तर होगा इसमें बी सही। मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्रवाई से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते कि मंत्रिपरिषद की का क्या कार्रवाई की गई, इसे ही गोपनीयता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संस्थात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। वैधानिक संप्रभु कौन होता है, आपको मिलती है 10 सेकंड। तो दोस्तों आपको पता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वैधानिक संप्रभु कौन होता है, संसद। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री गलत होगा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति भी गलत होगा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय भी गलत होगा, ऑप्शन बी संसद सही उत्तर होगा। तो संस्थात्मक शासन में संसद वैधानिक संप्रभु होती है। अगला क्वेश्चन, संस्थात्मक सरकार के निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं किया जा सकता, या संस्थात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है। तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो इनमें से कौन उपलब्ध नहीं होता तो वर्क नहीं करेगी। ए लिखित संविधान, बी स्वतंत्र न्यायपालिका, सी राजनीतिक दल, डी कठोर संविधान। तो दोस्तों आपको पता है लिखित व अलिखित दोनों प्रकार का संविधान हो सकता है पार्लियामेंट्री फॉर्म में। स्वतंत्र न्यायपालिका हो या ना हो तो भी ये काम करेगा। कठोर या लचीला किसी प्रकार का संविधान हो या दोनों का मिश्रण हो तो भी काम करेगा। लेकिन यदि राजनीतिक दल कार्य नहीं कर रहे हैं तो संसदीय सरकार काम नहीं करेगी। तो ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन सी, राजनीतिक दल के अभाव में संसदीय सरकार कार्य नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद व्यवस्था की सरकार में शक्ति कार्यपालिका में केंद्रित हो जाती है, यानी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है इसमें सरकार की शक्ति कार्यपालिका में केंद्रित हो जाती है, क्योंकि 1 नंबर संसदीय नियंत्रण विरला ही प्रभावकारी होता है, 2 नंबर मंत्रिपरिषद में केवल बहुमत दल के ही सदस्य होते हैं, 3 नंबर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्याध्यक्ष द्वारा की जाती है। सही उत्तर नीचे दिए गए कूट में से चयन कीजिए, 1 और 2, बी 1 2 3, सी 2 और 3, सी क्या है 2 और 3, डी केवल 1। क्या होगा, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, बता दीजिए।
तो दोस्तों चलिए एक एक करके स्टेटमेंट से देखते हैं। मंत्री परिषदीय व्यवस्था की सरकार में शक्ति कार्यपालिका में केंद्रित हो जाती है। संसदीय नियंत्रण विरला ही प्रभावशाली होता है। स्टेटमेंट एक राइट है। 2 नंबर, मंत्रिपरिषद में केवल बहुमत दल के ही सदस्य होते हैं। यह भी स्टेटमेंट सही है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्याध्यक्ष द्वारा की जाती है। 3 नंबर गलत है, तो सही उत्तर होगा 1 और 2। क्या होगा? 1 और 2। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाता है तो क्या चेंज होगा? ए, शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा। बी, मंत्रिमंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी। सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार से वंचित हो जाएगा। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहेगी। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। सही उत्तर देखिए और कीजिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ऑप्शन एक एक करके। ए, शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा। ऑप्शन ए राइट। यदि संसदीय व्यवस्था के आधार की जगह हम अध्यक्षात्मक आधार को अपनाते हैं तो शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर होगा। मंत्रिमंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी। बी गलत। सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार से वंचित हो जाएगा। सी गलत। और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहेगी। डी भी गलत। अगला क्वेश्चन। संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ए, राज्य के मुखिया द्वारा अपनी मनमर्जी से। बी, सरकार के मुखिया द्वारा। सी, विधान पालिका द्वारा। डी, सरकार के मुखिया की सिफारिश पर राज्य के मुखिया द्वारा। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन से। राज्य के मुखिया द्वारा अपनी मर्जी से संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है क्या? नहीं। बी, सरकार के मुखिया द्वारा। ये बात कुछ कुछ सही है, सरकार के मुखिया द्वारा की जाती है। बी, सी, ऑप्शन सी, विधान पालिका द्वारा। ये गलत है, विधान पालिका द्वारा नहीं की जाती, सरकार के मुखिया की सिफारिश पर राज्य के मुखिया द्वारा। तो पूर्ण रूप से सही क्या है? डी, सरकार के मुखिया कौन होते हैं? पीएम। पीएम की सिफारिश पर कौन करता है? राज्य का मुखिया। राज्य का मुखिया कौन होता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी एकदम सही होगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सरकार का वर्गीकरण संसदीय एवं अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है। यानी कौन सी सरकार संसदीय सरकार है, कौन सी सरकार अध्यक्षात्मक सरकार है, इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ए, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। बी, राजनीतिज्ञों एवं सिविल सेवकों के बीच संबंधों के आधार पर। सी, लिखित एवं अलिखित संविधान के आधार पर। डी, दुष्परिवर्तनशील एवं सुपरिवर्तनशील संविधान के आधार पर। बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर सही होगा? आपको दी जा चुकी हैं 10 सेकंड। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। तो ऑप्शन ए सही होगा। इसी के आधार पर हम संसदीय सरकारों का वर्गीकरण करते हैं। राजनीतिक एवं सिविल सेवकों के बीच संबंधों के आधार पर भी नहीं करते, लिखित एवं अलिखित संविधान के आधार पर भी नहीं करते, दुष्परिवर्तनशील एवं सुपरिवर्तनशील संविधान के आधार पर भी नहीं करते। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। बड़ा ही इजी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं 10 सेकंड। दोस्तों चलिए एक एक ऑप्शन करते हैं। संसदात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता है क्या? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सही। अध्यक्षात्मक सरकार प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है क्या? तो आपने देखा होगा पीछे क्वेश्चनों में, ये नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये है। संघात्मक सरकार फेडरल गवर्नमेंट ये भी है। तो बी इस उत्तर का सही जवाब होगा।
और इसमें क्या पूछ रखा है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। कि हमने संसदीय मॉडल ब्रिटिश का तो अपना लिया है, लेकिन हमारा मॉडल है उससे भिन्न है। तो हमें यह बताना है कि किस प्रकार से यह मॉडल भिन्न है। ऑप्शन यानी स्टेटमेंट 1, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। 2 नंबर, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता के संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही चयन कीजिए, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और डी ने 1 ने 2। तो दोस्तों आपको मिलते हैं 10 सेकंड, आप आराम से स्टेटमेंट को पढ़िए और कीजिए। आई होप दोस्तों आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। तो दोस्तों हम देखते हैं एक एक करके स्टेटमेंट कि ब्रिटिश मॉडल से भारतीय मॉडल किस प्रकार भिन्न है। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है। ब्रिटिश मॉडल संप्रभु है और सर्वोपरि है। भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। ऑप्शन यानी स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, भारत में संसद किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता के संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक पीठ को भेजे जाते हैं। 2 भी सही है। 1 और 2 कौन से में है, सी में। तो दोस्तों विधि निर्माण के संबंध में ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है, परंतु भारतीय संसद की शक्तियों पर अनेक निर्बंधन है। इसका प्रमुख कारण भारत में लिखित संविधान का होना है। ब्रिटिश में लिखित संविधान नहीं है। साथ ही संसद के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को भारत में स्वीकार किया गया है। साथ ही संबंधित संविधान में उल्लेखित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर न्यायिक पुनरावलोकन तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित आधारभूत ढांचे का सिद्धांत एवं मूलभूत अधिकार जैसे उपबंध संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 145(3) किसमें 145(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय विधि के सारवान प्रश्न संबंधी विनिश्चयों में सुनवाई करने के प्रयोजन से गठित पीठ में न्यूनतम जजों की संख्या कितनी होती है, 5, और ऐसे मामले की सुनवाई संवैधानिक पीठ करती है। तो सही उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है। जर्मनी पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अमेरिकन कांग्रेस, फ्रेंच पार्लियामेंट। बड़ा ही इजी क्वेश्चन, आपको मिलते हैं 10 सेकंड। तो दोस्तों आपको पता है भारत की संसद है किस पर है, ब्रिटिश पार्लियामेंट पर है। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता एवं दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। आपको दिए जाते हैं 10 सेकंड, कौन सा उत्तर सही होगा। दोस्तों एक एक करके हम ऑप्शन देखते हैं। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह वह क्रियाशील बनाता है। ए, साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, सही। ऑप्शन ए सही है एकदम। बी, कार्यपालिका नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, बी गलत है। सी, गतिशील और दूरदर्शिता से युक्त बेहतर व्यक्तियों को, सी गलत है। डी, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को, डी भी गलत है। लोकतंत्र केवल विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली ही नहीं है, अपितु एक विशेष प्रकार के राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था तथा एक नैतिक एवं मानसिक भावना का नाम भी है। लोकतंत्र जीवन का समग्र दर्शन है जिसकी व्यापक परिधि में मानव के सभी पहलू सम्मिलित हैं। इसीलिए ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों में से किस दशक में भारत में संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर की, यानी केंद्रीयता से किसकी ओर आ गई, संघवाद की ओर। ऑप्शन ए 1960 के दशक में, ऑप्शन बी 1970 के दशक में, ऑप्शन सी 1980 के दशक में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको मिलती हैं 10 सेकंड। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन है 1960 के दशक में। राइट है क्या, नहीं है। 1970 के दशक में राइट है क्या, नहीं है। 1980 के दशक में राइट है। तो दोस्तों आपको पता होगा 1980 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर बढ़ी। 1983 ईस्वी में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक कहां पर हुई, बेंगलोर में। कहां पर हुई, बेंगलोर में, जिसमें राज्यों की स्वायत्तता की समस्या पर विचार विमर्श किया गया। इसी बैठक के परिणाम स्वरूप केंद्र तथा राज्यों के संबंधों का अध्ययन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया, प्रसिद्ध आयोग है सरकारिया आयोग। इसका गठन किया गया किस हेतु, केंद्र राज्य के संबंध हेतु। अतः इससे स्पष्ट होता है कि भारत में 1980 के दशक में ही संस्थात्मक व्यवस्था है वह केंद्रीयता से संघवाद की ओर किसकी। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। ए, न्यायालय संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वचन कर सकते हैं। बी, संघ सरकार और राज्य सरकारों के लिए राजस्व के स्रोत विनिर्दिष्टित किए गए हैं। संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों को विनिर्दिष्टित किया गया है। डी, भारतीय संघवाद शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर क्या होगा, आपको मिलते हैं 10 सेकंड। भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं पूछ रखी है। एक एक करके हम ऑप्शन देखते हैं। न्यायालय संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वचन कर सकते हैं, यह भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। संघ और राज्यों के सरकारों के लिए राजस्व के स्रोत विनिर्दिष्टित किए गए हैं, सही है। संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों को विनिर्दिष्टित किया गया है, सही है। भारतीय संघवाद शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित है, यह भी सही है। तो भारतीय संघवाद की बी, सी, डी ये तीनों विशेषताएं हैं, जबकि ए विशेषता नहीं है और इसमें नहीं पूछ रखा है, तो सही ऑप्शन होगा ए, और ये बाकी तीनों गलत होंगे। भारतीय संघवाद शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर पूर्णतः आधारित नहीं है। पूर्णतः तो आधारित नहीं है, लेकिन कुछ कुछ आधारित है। भारतीय संघीय व्यवस्था कन्नाडाई मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है, कन्नाडाई मॉडल पर आधारित है। यह शक्तियों के विभाजन के साथ साथ केंद्र को अधिक सशक्त बनाने का भी प्रावधान करता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता द्वैध राजपत्ति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो दोस्तों, ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर आने के लिए धन्यवाद, इसे सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद और वीडियो को देखने के लिए भी धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और PYQ देखने के लिए बने रहिए ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। अगला हम PYQ करेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संबंधित। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।